चलिए फिर गायत्री मंत्र के साथ हम अपनी क्लास शुरू करते हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो हम डाइट एंड न्यूट्रिशंस में कई सारी चीजें देख चुके थे। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है कि फूड का या आहार का जो डिवाइडेशन होता है वो किस आधार पे होता है और कितने प्रकार के फूड को किस किस तरह के ग्रुप में डिवाइड किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो हम आज जो बात करने वाले हैं वो फूड ग्रुप्स के बारे में बात करने वाले हैं कि फूड के कौन कौन से ग्रुप होते हैं। तो ऐसे आप देखेंगे तो बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, पर बहुत सारे अलग अलग फर्दर कैटेगरी वाइज उनको ग्रुप्स में डिवाइड किया जा सकता है। जैसे सीड्स वाले या ग्रेन्स हैं, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, ठीक है। और जो हम एनिमल से भी लेते हैं, एनिमल्स को भी दो तरह से, एनिमल्स फूड को भी दो तरह से डिवाइड किया जा सकता है, जिसमें हम मीट को अलग कर सकते हैं, मिल्क को अलग कर सकते हैं, और ऑयल्स या फैटी जो फूड्स होते हैं उनको अलग कर सकते हैं। तो ये कि सिंपल कैटेगराइजेशन है, इसी को हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वही है, क्लासिफिकेशन फूड कैन बी डन इन मेनी वेज। कई तरह से इसको सेग्रीगेट किया जा सकता है फूड ग्रुप्स को। लेकिन यहाँ पे जो हम क्लासिफिकेशन देख रहे हैं वो क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन न्यूट्रिटिव वैल्यू, उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू के अकॉर्डिंग, कि किस तरह की न्यूट्रिटिव वैल्यू किसमें कितनी अधिक पाई जाती हैं उसके आधार पे हैं। और उनका फंक्शनल क्लासिफिकेशंस, कि कुछ है एनर्जी प्रोवाइड कराने का काम ज्यादा करते हैं, ठीक है, फंक्शंस के अकॉर्डिंग पे और उनके न्यूट्रिशन की वैल्यू के अकॉर्डिंग पे हम उनके सेग्रीगेशंस को यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जो क्लासिफिकेशंस हैं, कितने हो सकते हैं ब्रॉडली लेवल पे, कितने फूड ग्रुप्स को डिवाइड किया जा सकता है। तो यहाँ पे कुछ न्यूट्रिटिव वैल्यू के आधार पे या फिर अलग अलग चीजों के आधार पे हम फूड ग्रुप को डिवाइड कर सकते हैं। यहाँ 11 ग्रुप्स दिए हुए हैं जो कि उनके न्यूट्रिटिव वैल्यू के बेस्ड पे उनको डिवाइड किया गया है, जो कि सबसे ब्रॉड लेवल का एक क्लासिफिकेशन माना जाता है। तो इसमें देख लेते हैं क्या क्या है। सीरियल्स एंड माइटल्स, पल्सेस, नट्स एंड ऑयल सीड्स, वेजिटेबल्स, fruits, milk and milk products, eggs, meat, fish and other animals food, fat and oils, sugar and other carbohydrate food, and condiments and species। तो ये अलग अलग तरह से 11 ग्रुप में फूड को बांटा गया है। किस आधार पे? उनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू के आधार पे, उनके पोषक तत्वों के आधार पे। तो ये सबसे ब्रॉड क्लासिफिकेशन है हमारे फूड ग्रुप का। अगर हम फूड ग्रुप में सबसे पहले सीरियल्स एंड माल्टस की बात करते हैं, जिसको हम अ, धान्य है ना, ये सीरियल्स में अनाज आते हैं, और माल्टस में जो धान वाली चीजें होती हैं, जैसे जौ हो गया, जिनमें रेसे टाइप से पाए जाते हैं, धान की संरचना में होते हैं, तो वो आते हैं। ठीक है, तृण धान्य जिसे बोला जाता है, हिंदी में तृण धान्य बोला जाता है, अनाज व तृण धान्य। तो जो सीरियल्स है वो क्या है, इसका थोड़ा सा बैकग्राउंड देख लेते हैं। इसमें तो नहीं है पर देख लेते हैं। ये क्या है, यूनानी शब्द है सीरियल्स से इसका अ, उत्पन्न हुआ है, जो कि यहाँ पे एक देवी का नाम था, देवी के रूप में उनकी पूजा होती थी। और ऐसा माना जाता था कि वहाँ की जो संरक्षिका हैं, जो हम उनके फूड की संरक्षिका हैं, जितने भी धान्य और ये पदार्थ उगते हैं वो उनकी वो रक्षा करती हैं। ठीक है, तो इसलिए वहां से उन तरह के जितनी भी चीजों का हुआ उनको हम सीरियल्स में
देखते हैं। ठीक है, जो से कृषि जो भी खेती होती से उससे उत्पादित वहां पे होता था, चावल, गेहूं, जौ, चना, ज्वार, बाजरा, मक्का, यही सब चीजें उत्पन्न होती थी। तो इनसे रिलेटेड जो भी चीजें थी उनको सीरियल्स में रखा गया, क्योंकि यूनान में सीरीज नाम की देवी थी जिनकी पूजा की जाती थी कि ये इस चीज को संरक्षित करती हैं। ठीक है, अब अगर हम अपने यहाँ पे देखें तो हमारे बहुत सारी सीरियल्स और जो माइटल्स हैं इनमें बहुत वैरायटीज हैं, बहुत सारी चीजें इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। ठीक है, अलग अलग, जैसे कि आप गेहूं, धान, ये तो एक कॉमन चीज है जो कि हर ऑलमोस्ट हर जगह पर ये अ, पाई जाती है। उसका उपयोग किसी न किसी तरह से करते हैं। इसके अलावा जौ हो गया, चना हो गया, ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, मक्का हो गया, ये भी भारत में अलग अलग तरह से इसका पाया जाता है। तो अब इसमें देख लेते हैं कि कुछ स्टेपल फूड्स हैं जैसे राइस, व्हीट, पफ, सीरियल्स, ठीक है, रागी, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आती हैं। और इंडिया में क्या है, जो हमारी मीडियम फैमिली जिसे बोला जाता है, 70 to 80% ऑफ डाइट का में ही इस चीज का एक बहुत बड़ा भाग होता है। ठीक है, और लगभग 6 से 12% ऑफ प्रोटीन्स इनमें कंटेन किया जाता है। सबसे ज्यादा जो कंटेन होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट में भी स्टार्च है, शर्करा है, सेलुलोज है, होमियोसेलुलोज है, इन सबकी मात्रा इसमें पाई जाती है। ठीक है, तो इनकी भी कई सारी चीजें होती है, जैसे कि उसमें अगर एक हम कोई भी ले लें, जैसे कि अगर हम कोई अनाज ले लेते हैं तो उसके एक दाने में कई सारी चीजें होती हैं। पहले एक भूसी जैसा आवरण होता है, फिर उसके अंदर एलुरून की एक लेयर होती है जिसमें प्रोटीन और विटामिन होते हैं। जैसे हमारे शरीर में चीजें होती हैं वैसे ही इनके अंदर भी कुछ अलग अलग स्ट्रक्चर होते हैं। ठीक है, उसके बाद जो मेन पार्ट होता है उसमें स्टार्च होता है मेनली। जब अभी कभी भी आपने एक अगर गेहूं का दाना कच्चा हल्का सा देखा होगा तो क्या होता है, ऊपर की लेयरिंग को अगर छीले तो अंदर हल्का दूध जैसा पदार्थ निकलता है जो कि बाद में हार्ड शेप में हो जाता है। तो उसमें जो वो होता है मेनली, और वो खाने में हल्का सा मीठा होता है, मिठास होती है उसमें। तो वो क्या होता है, वो मेनली स्टार्च होता है। ठीक है, तो ऐसी जो सीड्स होती हैं, ऐसी जो भी अनाज होते हैं, इनमें क्या है, स्टार्च, कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है। तो ये 6 to 12% प्रोटीन्स को कंटेन करती हैं। मिनरल्स को भी कंटेन करती हैं। मिनरल्स में कौन कौन सा है, फास्फोरस और आयरन, इन दोनों को कंटेन करती हैं। रागी एक ऐसा एक्सेप्शन है जो कि कैल्शियम का सोर्स होता है। ठीक है, रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम इसके अंतर्गत रागी के अंदर पाई जाती है। बाकी जो इसके सीरियल्स एंड मेटल्स के अंतर्गत आते हैं उसमें कैल्शियम उस लेवल पे नहीं पाई जाती, पर रागी में, रागी इसी ग्रुप के अंतर्गत आता है पर इसमें कैल्शियम पाया जाता है। इनमें विटामिन ए, डी, B12 और सी नहीं प्रेजेंट होते हैं। कुछ एक्सेप्शंस हैं जैसे कि येलो माइजल, कैरोटीन एंड प्रोविटामिन ए, ये इसमें कुछ मात्रा में इस तरह के फूड ग्रुप के जो भी फूड होते हैं उनमें प्रेजेंट्स होते हैं। ठीक है, तो ये एक सिंपल एग्जांपल है। जैसे आप देखते हैं गेहूं में क्या होता है, प्रोटीन है वो 9 to 12% पाई जाती है। इसके अलावा उसमें स्टार्च है वो 70 to 75% पाया जाता है। इसकी टेबल्स आपको नॉर्मली मिल जाएंगी या फिर मैं ही प्रोवाइड करवा दूंगी कि किस में कितना पाया जाता है। इतना ज्यादा डिटेल्स में से जाने की जरूरत नहीं, बस हाँ फूड ग्रुप में आपको पता रहना चाहिए कि किस फूड ग्रुप में क्या चीजें होती हैं अधिकतम, या फिर किसमें कौन सी चीजें नहीं होती हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये हमारा एक फूड ग्रुप हो गया। पल्सेस, दालें रिच प्रोटीन सोर्सेस होती हैं, बहुत तरह की दालें होती हैं। उनमें
जो अरहर की दाल है, मूंग की दाल है, इनमें सब प्रोटीन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। लगभग 19 to 20% प्रोटीन इन यही कंटेन करती हैं केवल दालें। जितने भी आपकी शरीर को रिक्वायर्ड प्रोटीन होती है वो 19 से 25 4% दालों के द्वारा आप शरीर में इंटेक कर सकते हैं। सोर्स ऑफ विटामिन बी, ठीक है, विटामिन बी, बहुत सारी विटामिन जो बी के ग्रुप हैं, B12 बोला जाता है। तो उसमें B12 जो विटामिन ग्रुप है उसमें बी ग्रुप में थायमिन है, नाइसिन है, पेंटोथाइनिक है, पेंटोथेनिक एसिड एंड विटामिन B6 एंड मिनरल्स इन फूड ग्रुप में जो पल्सेस या दालें होती हैं उनमें पाया जाता है। विटामिन A, D, B12 एंड बी एंड सी ये विटामिन नहीं होती हैं पल्सेस में। एक सेकेंड। ओके, सो नेक्स्ट जो होता है वो आपका पफ्ड पल्सेस होती है। पफ्ड पल्सेस में क्या होता है, जो कि फूल जाती हैं, ठीक है, जिनको अगर हम पानी में भिगो दें या फिर वैसे ही करते तो क्या होता है, उनका उनकी बहुत सारी चीजों की उसमें जो मिनरल्स होते हैं या प्रोटीन्स होती हैं उनमें उसकी फंक्शंस भी चेंज हो जाते हैं, मैकेनिज्म भी चेंज हो जाता है अगर उन्हें भिगो दिया जाए या ऐसे उनको दूसरे फॉर्म में वो चेंज हो जाती है ना। तो चिकपिया उसको बोला जाता है। चिकपी में बहुत सारी अदर पल्सेस आती हैं, ठीक है, जैसे कि ग्राम है, अब चना है, चने को हम अंकुरित करते हैं, मूंग को हम अंकुरित करते हैं। तो वो जितनी भी उसमें आती हैं वो सारे के सारे क्या है, पब पल्सेस में आते हैं, ठीक है। मेनली चने को हम, उसके अलावा सोयाबीन है, सोया की जो वो होता है उस सोया सीड्स में भी ये पाया जाता है। और चने की कई सारी वैरायटीज होती हैं उनमें ये कंपोनेंट इन्वॉल्व होता है, ठीक है। उसके अलावा क्या है, जो भी टेनल पल्सेस में क्या आते हैं, जो कि हमारी ग्रीन ऑलमोस्ट जो भी हमारे पल्सेस होती हैं जिसमें विटामिन सी एक अच्छी मात्रा में होता है, वो इसके अंतर्गत रखे जाते हैं। तो ये हमारी पल्सेस के बारे में हो गया। देखो यहाँ पे बहुत तरह की पल्सेस के बारे में। अब ये पल्सेस जो होती है, जो दालें होती हैं, उनको कई फॉर्म में यूज किया जाता है। एक तो हम उसको साबुत यूज करते हैं, फिर उसको ब्रेक डाउन करके भी उसको यूज करते हैं, उबाल के यूज किया जाता है, अंकुरित करके यूज किया जाता है। तो क्या है, उनको जैसे जैसे यूज कर रहे हैं वैसे वैसे ही उनके अंदर की क्वालिटीज को चेंज, उसमें चेंजेस भी होता है, ठीक है। स्प्लिट करके अगर हम यूज करेंगे तो उनकी क्वालिटीज कुछ अलग होंगी। उनको अगर हम साबुत यूज कर रहे हैं तो उनकी क्वालिटीज अलग होंगी। जो हम स्प्राउट्स में खाते हैं तो उसमें क्या है, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी एंड
प्रोटीन्स ऑल्सो रहती हैं। देखिए दालों में प्रोटीन किसी भी फॉर्म में लेंगे आप रहेंगी, लेकिन बाकी के विटामिन और मिनरल्स में थोड़ा बहुत चेंजेस हो जाता है। फिर जो आपका नेक्स्ट है वो है आपका नट्स एंड ऑयल सीड्स। तो नट्स और ऑयल सीड्स में क्या होता है कि जिसमें प्रोटीन और फैट, ठीक है, ये दोनों बहुत अधिक मात्रा में होते हैं। जिस भी पोषक तत्व फूड्स में प्रोटीन और फैट ये दोनों अधिक मात्रा में होते हैं वो इस ग्रुप के अंतर्गत रखे जाते हैं। तो जैसे सोयाबीन है, सोयाबीन प्रोटीन की बहुत अच्छा सोर्स है प्लस फैट का, दोनों का ही सोर्स है। प्रोटीन तो पल्सेस में भी था, लेकिन फैट भी एक बड़ा कंपोनेंट है जो कि इस ग्रुप में रखने के लिए उसको इसलिए चुना गया है कि इन दोनों में दोनों चीजें पाई जा रही है, प्रोटीन भी और फैट भी। ठीक है, तो 18 to 40% ऑफ प्रोटीन इन वाले ग्रुप में जो भी फूड रखे गए हैं वो कंटेन करते हैं 18 to 40%। और विटामिन बी, विटामिन ई एंड मिनरल्स लाइक फॉस्फोरस एंड आयरन ये कंटेन करते हैं इस फूड ग्रुप के जितने भी फूड होते हैं। सीसम सीड्स आर रिच इन कैल्शियम। तो इस फूड ग्रुप में सीसम सीड्स आती हैं जो कि रिच कैल्शियम सोर्स होता है। इस फूड ग्रुप की कमी को पूरा करने के लिए 6 मंथ्स तक क्या होता है, जो इन्फेंट्स होते हैं, जो बेबीज होते हैं, उनको क्या है मिल्क में वो सारी चीजें प्रोवाइड होती हैं। 6 मंथ तक जो मदर का मिल्क फीड होता है वो सारी चीजें उस मिल्क में प्रोवाइड हो जाती हैं। ठीक है, और विटामिन ए, डी, बी 12 एंड सी इसमें नहीं होती है बेटा इस फूड ग्रुप में, जो कि नट्स एंड ऑयल सीड्स का फूड ग्रुप होता है उसमें विटामिन ए, डी, बी 12 और सी नहीं पाई जाती है। नट्स एंड ऑयल सीड्स में बहुत सारी हैं। ठीक है, व्हाइट शीशम सीड्स है, ब्लैक शीशम सीड्स है, वियोलेट शीशम सीड्स है, फ्लैक्स सीड्स है, नीम सीड्स हैं, क्लैरी सीड्स हैं, सनफ्लावर सीड्स हैं, सन और पीनट्स हैं, जिसे हम ग्राउंड नट्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जो नट्स एंड ऑयल सीड्स के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, इनमें फैट और प्रोटीन दोनों ही अच्छी मात्रा, जैसे फ्लैक्स सीड्स जो हैं इनमें ओमेगा 3 फैट बहुत अच्छे से पाया जाता है और प्लस प्रोटीन पाया जाता है। ठीक है, तो ओमेगा 3 एक तरह का गुड फैट होता है और इन सारी सीड्स में एक गुड फैट ही पाया जाता है। ठीक है, तो ये हमारी नट्स एंड ऑयल सीड्स हैं जिनमें प्रोटीन, अब ये बस याद रखना है कि जो फूड ग्रुप हमारा नट्स एंड ऑयल सीड्स का होगा उसमें प्रोटीन प्लस फैट दोनों ही पाया जाएगा, और ये सारे उसके एग्जाम्पल्स हैं। नेक्स्ट जो फूड ग्रुप है वो वेजिटेबल्स का है। वेजिटेबल्स में ब्रॉडली अगर हम 3 तरह से वेजिटेबल्स को डिवाइड कर सकते हैं। पहला ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है, जो ग्रीन और हरी पत्तेदार सब्जियां होती हैं। रूट्स वेजिटेबल्स जो हमारे रूट में पाए जाते हैं जिनको हम कंद वगैरह कहते हैं। ठीक है, ये ट्यूबर्स एंड अदर वेजिटेबल्स। तो हम इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी हैं। ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स में रिच सोर्स ऑफ कार्ब कैरोटीन, ठीक है, प्रोविटामिन ए जो होती है उसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है। और इसके अलावा उसमें क्या पाया जाता है, कैल्शियम है, रेबोफ्लेविन है, फोलिक एसिड एंड विटामिन सी है। ये सब चीजें इनके अंतर्गत पाई जाती हैं। जो भी हमारी फूड ग्रुप वेजिटेबल्स हैं जिसमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स आती हैं उनको उनमें ये सारी चीजें पाई जाती हैं। अगर 100 ग्राम ऑफ फॉर एडल्ट एंड 50 ग्राम्स ऑफ चिल्ड्रंस, ठीक है, इनकी जरूरत जो होती है मानव शरीर में वो 100 ग्राम एक बच्चे में और 50 ग्राम एक, सॉरी, 100 ग्राम एक एडल्ट में और 50 ग्राम बच्चों को जरूरत होती है फॉर ऑप्टिमम कैरोटीन, फॉलिक एंड एसिड एंड विटामिन सी। ठीक है, तो इससे कैरोटीन, फॉलिक एसिड एंड विटामिन सी इनका सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है शरीर की इनके द्वारा
उसकी प्रतिपूर्ति की जाती है। ये चीपेस्ट होते हैं, ठीक है, ये जो हमारा फूड का, क्योंकि ये सीजनली होती हैं चीजें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल सीजनली चीजें आती हैं, और सीजनली जो आती हैं वही सबसे ज्यादा हमारे शरीर को फायदेमंद होती हैं। तो ये बहुत ही इजीली अवेलेबल होते हैं हर जगह पर, और बहुत ही चीपेस्ट होते हैं, तो इसको अकॉर्डिंग टू सीजन इनटेक करना बहुत ही फायदेमंद होता है। रूट्स एंड ट्यूबर्स में कौन कौन से आते हैं, जैसे पोटैटो, स्वीट पोटैटो, ठीक है, टेपी टेपिका, कैरोट, जितने भी हम ऐसी वेजिटेबल्स जो कि हमारी रूट से जमीन के अंदर से खोद के निकाली गई होती हैं, वो सारे हमारे रूट वेजिटेबल्स के अंतर्गत आते हैं। और इसके बारे में हमने जब पहले भी पढ़ा, जैसे कार्बोहाइड्रेट के बारे में जब हम पढ़ रहे थे, तो हमने वो पढ़ा था कि जो रूट वेजिटेबल्स होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो ये गुड सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट बहुत अधिक मात्रा में इसमें पाया जाता है। और पुअर सोर्स ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन इनमें बहुत कम मात्रा में होता है। एक्सेप्शन जो है वो पोटैटो है, पोटैटो में कुछ मात्रा में प्रोटीन होती है, ठीक है। कैरोट एंड येलो स्वीट पोटैटो आर गुड सोर्स ऑफ कैरोटीन। जो कैरोटीन है उसमें वो गाजर में, और जो येलो स्वीट पोटैटो आता है उनमें अच्छी तो मात्रा में पाई जाती है। They should not be used to substitute cereals since they lack protein. हम इनको, ऐसा नहीं है कि अनाज ना खा के इनको खाएं केवल तो काम चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि इनमें प्रोटीन नहीं पाई जाती है, बिल्कुल भी नहीं पाई जाती है। तो ऐसी वेजिटेबल्स को हम अनाज की जगह पर नहीं रख सकते हैं। हमें ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स, बाकी की वेजिटेबल्स जो मेनली डाइट करते हैं, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि अगर हम अनाज नहीं खा रहे हैं तो हमें एनर्जी चाहिए, और अच्छा हमें फैट भी चाहिए, और अच्छा फैट चाहिए, तो फिर उनको ये चीजें ध्यान रखनी पड़ती हैं कि कौन से वेजिटेबल्स को इंक्लूड करना है, कौन से रिड्यूस करना है, ठीक है। फिर हमारा जो नेक्स्ट फूड ग्रुप आता है वो फ्रूट्स का है, जो कि गुड सोर्स ऑफ विटामिन सी, ठीक है। सारे फ्रूट्स में मैंने जब पढ़ाया था तब भी बताया था कि ऑलमोस्ट विटामिन सी क्या होता है, हर एक फ्रूट में कुछ ना कुछ मात्रा में अवेलेबल रहती है। तो रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी हमारे फ्रूट्स ग्रुप में आते हैं। में ऑल्सो कंटेन कैरोटीन, कैरोटीन जैसे हमारा मैंगो हो गया, पपाया हो गया, इनमें कैरोटीन भी पाया जाता है। आंवला है, गुआवा है, ये भी क्या है, रिच सोर्स ऑफ विटामिन सी। तो मेनली जो विटामिन सी है वो हमें क्या है, फ्रूट से ही मिलती है। टोमेटो और जितने भी साइट्रस फूड्स होते हैं वो सब विटामिन सी के अच्छे सोर्स होते हैं। और बाकी की भी चीज, जितने भी आप फ्रूट्स खाएं उसमें कुछ ना कुछ मात्रा में विटामिन सी रहती है। बस अगर एक्सेप्शंस है तो जो हमारे एप्पल, बनाना और ग्रेप्स, ग्रेप्स में तो रहती है। अब यहाँ पे ग्रेप्स ने क्यों रखा है देखना पड़ेगा। इसमें रहती है ग्रेप्स, यहाँ पे इन्होंने गलत रखा है, इसमें लगभग 27% जो इसके न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है ग्रेप्स में, उसमें विटामिन सी 27% विटामिन सी रहती है। तो एप्पल, बनाना, इनमें थोड़ा सा विटामिन सी कम पाई जाती है। बनाना ऑल्सो, बनाना में तो बहुत ही कम पाई जाती है, एप्पल में थोड़ी बहुत मात्रा में प्रेजेंस रहती है, पर बनाना में बहुत ही कम मात्रा में प्रेजेंस होता है। फिर जो है नेक्स्ट वो है मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स, जितने भी मिल्क से बने हुए प्रोडक्ट्स होते हैं
उनके बारे में बात की गई है। तो रिच इन प्रोटीन्स, प्रोटीन इसमें बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाती है। ठीक है। इसके अलावा क्या होता है, एक कंप्लीट डाइट भी माना जाता है मिल्क को। ठीक है, अगर मिल्क लिया गया है तो बोलते हैं कि एक कंप्लीट डाइट है, इसमें सभी जितने भी पोषक तत्व हैं जो हमारे शरीर के लिए जरूरी होते हैं। ठीक है, प्रोटीन, वसा, कार्बोस, मिनरल्स, खनिज लवण जिसे कहते हैं, विटामिन हैं, ये सब अवेलेबल होते हैं, इसलिए इसको रिच सोर्स या फिर कंप्लीट डाइट या उत्तम आहार के तरह से देखा जाता है। इसीलिए जो बच्चे होते हैं उनको मिल्क, बहुत टाइम तक वो मिल्क पे ही डिपेंड होते हैं। और जो फीडर्स होती हैं, माएँ होती हैं, उनकी जो मिल्क में ऑलमोस्ट भारी मात्रा में जितने भी न्यूट्रिटिव वैल्यू हैं वो प्रेजेंट्स होती हैं। ठीक है। तो देखिए, ये जो हमारा पूरा कंपोनेंट, ये ग्रुप हो गया मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स का। इसमें अलग अलग तरह की चीजें होती हैं, जिसमें अगर हम कंपोजिशंस देखें कि सबसे ज्यादा क्या क्या चीजें होती हैं, तो वाटर होता है, फैट होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एंड विटामिन होते हैं। तब जाकर के एक मिल्क में, इसीलिए बोला जाता है कि मिल्क एक संपूर्ण आहार या कंप्लीट फूड है, क्योंकि इसमें वाटर 87% होता है। अगर एक मिल्क के ही कंपोनेंट्स की बात कर लें, फैट जो है वो 3.50% होता है, एंड प्रोटीन जो है 3.35% होती है, कार्बोहाइड्रेट 4.80% होता है, एंड जो विटामिन है 1.10% होती हैं। तो इस तरह से जो ऑल चीजों को देखा जाए तो कंप्लीटली वो 12.75% जो उसमें ठोस होता है वो होता है। ठीक है। तो इस तरह से जो मिल्क है उसको हम कंप्लीट आहार या कंप्लीट फूड बोलते हैं। अब इसमें मिल्क में भी अलग अलग तरह के, मिल्क में अलग अलग तरह की चीजें थोड़ी सी ऊपर नीचे हो जाती हैं, जैसे कि अगर बुफेलो मिल्क लें या भैंस का दूध लें तो उसमें क्या है, हायर फैट होता है, कंटेन करता है रेदर देन काउ मिल्क से। लेकिन वो फैट कौन सा होता है, एलडीएल होता है, जो हमने लिपिड में पढ़े थे, एलडीएल एसडीएल के बारे में। तो वो एलडीएल होता है, ना कि एसडीएल, जबकि एसडीएल गुड फैट के रूप में माना जाता है, जो कि हमें काउ मिल्क से मिल जाता है। लेकिन बुफेलो में वो हाई लेवल पे होता है, इसलिए फिर क्या होता है कि गुड जो माना जाता है हेल्थ के लिए वो काउ मिल्क माना जाता है। पर अगर किसी को फैट की जरूरत ज्यादा है, जो बहुत ज्यादा वर्कआउट या फिर फिजिकल वर्क एक्टिविटीज में रहते हैं, तो वो बुफेलो मिल्क प्रेफर करते हैं। ठीक है। उसके अलावा इसमें आयरन, विटामिन सी और डी की डिफिशियंसी होती है। रिच सोर्स ऑफ कैल्शियम होता है, कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में पाया जाता है। अब इसमें क्या होता है कि ये होता है कि अगर आप गाय का दूध ले रहे हैं या भैंस का दूध ले रहे हैं, बकरी का दूध है, ठीक है, तो इनमें अलग अलग तरह की जो हमारे जितने भी पोषक तत्व हैं उनका मात्रा अलग अलग हो जाती है। ठीक है। अब ये दो तरह के होते हैं, एक फुल फैट मिल्क पाउडर होता है और एक होता है स्किम, मतलब जिसको प्रोसेस के द्वारा उसमें जो फैट है उसको रिड्यूस कर दिया जाता है, जैसे बोलते हैं क्रीम निकाल लेते हैं और फिर उसको उसको फिर घी वगैरह के रूप में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है। तो कई तरह से इसका भी उपयोग किया जाता है। तो फुल फैट में क्या होता है कि उसमें फैट कंटेंट ज्यादा रहता है। ठीक है। 26% प्रोटीन होती है, 26% फैट होता है। लेकिन जो उसको प्रोस्टराइज अगर कर दिया जाए तो उसको फैट फ्री बना देते हैं, फैट उससे निकाल दिया जाता है और प्रोटीन उसमें प्रेजेंस ज्यादा कर दी जाती है। ठीक है। तो वो ज्यादा यूजफुल हो जाता है, अगर जिसको डाइट वगैरह कर रहे हैं, जिसको नहीं चाहिए फैट लेकिन मिल्क लेना है फिर भी, तो वो उनके लिए ज्यादा बेनिफिशियल हो जाता है फिर। अब नेक्स्ट जो फूड ग्रुप है वो एग का है। एग में भी बहुत वैरायटी ऑफ एग होते हैं, पर एग में मेनली प्रोटीन अच्छी मात्रा में प्रेजेंट होता है।
ये इसी एनिमल फूड ग्रुप के अंतर्गत ही आता है। ठीक है, तो जैसे देखिए इसमें लिखा है कि रिच इन विटामिन ए, विटामिन ए, विटामिन डी, इनका बहुत अच्छा सोर्स होता है इसमें। और विटामिन सी इसमें भी प्रेजेंट नहीं होती है, इसीलिए हमने जब फ्रूट्स के बारे में पढ़ा तो फ्रूट्स में पढ़ा था कि जो विटामिन सी है वो रिच इन फ्रूट्स होती है। सबसे ज्यादा अधिक विटामिन सी फ्रूट्स में ही पाई जाती है। एक तो हमने यहाँ पे हेंस एग के बारे में देखा, 30% ऑफ प्रोटीन एंड 30% ऑफ फैट होता है, जबकि डक एग में 12% प्रोटीन होता है। और जो बाकी का चीज बचता है हमारा, वो फैट और विटामिन ए में डिवाइड होता है। एग योक में जो वो होता है वो 15% प्रोटीन एंड 27% फैट होता है। इतना डिटेल में वैसे नहीं आती चीजें, सिर्फ इतना याद रखना होता है कि हमारे फूड ग्रुप में अगर एग है तो एग सबसे ज्यादा क्या कंटेन करता है, क्या मिलता है उससे। तो एक प्रोटीन का एक रिच सोर्स होता है। ठीक है, उसको हमें याद रखना है। फिर है मीट है, फिश है, एंड अदर एनिमल्स फूड है। तो इसमें प्रोटीन और फैट, ठीक है, इन इस फूड ग्रुप में प्रोटीन और फैट जो है वो रिच होते हैं सबसे ज्यादा। इनमें यही चीजें इस पूरे होल ऑफ फूड ग्रुप में ये चीजें पाई जाती हैं। मीट के बारे में देख लें तो प्रोटीन रिच होती है, 18 to 22% इसमें प्रोटीन इससे मिल जाती है। विटामिन बी मिल जाती है मीट से। विटामिन ए, सी, डी इनमें नहीं प्रेजेंट होती रहती। देखिए सी आपको कहीं भी प्रेजेंट नहीं मिलेगी। फिश में है रिच इन प्रोटीन है, प्रोटीन इसमें बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। विटामिन बी, विटामिन ए एंड विटामिन डी इनके अंतर्गत पाई जाती है। वैरायटी ऑफ फिशेस में कुछ चीजें चेंजेस हो जाती हैं, जैसे लार्ज फिशेस में फॉस्फोरस एंड कैल्शियम, फॉस्फोरस पाया जाता है, कैल्शियम की डिफिशियंसी रहती है। लेकिन स्मॉल फिशेस हैं वो रिच इन कैल्शियम, कैल्शियम उनमें अधिक पाया जाता है। अगर एनी एनिमल्स पार्ट में लीवर देखा जाए तो उसमें प्रोटीन्स बहुत अधिक मात्रा में पाई जाती है। विटामिन डी, ए, बी, जो कि जो विटामिन बी है वो, और ए है और डी है, इन तीनों की प्रेजेंस बहुत अधिक रहती है। रिचेस्ट सोर्स ऑफ विटामिन बी 12, जो कि बहुत ही कम प्लांट्स में या फिर जो वेजिटेरियन है उनमें ये विटामिन बी 12 है वो बहुत कम मात्रा में मिलती है। तो ये रिचेस्ट सोर्स जो है विटामिन बी 12 का वो इसमें होता है। इसमें देखिए कुछ वो कैलोरीज दी गई हैं कि किसमें कितना कैलोरीज क्या पाया जाता है, न्यूट्रिटिव वैल्यू। ज्यादा याद करने की जरूरत नहीं है, बस एक बार गो थ्रू हो सकते हैं कि कितना हमें किसमें कौन से तरह के एनिमल फूड्स में क्या क्या पाया जाता है। इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आता है फैट्स एंड ऑयल्स। ये हमारा हमने ये सब चीजें पढ़ ली हैं, पर अगर हम दूसरी तरह से अपने फूड ग्रुप को डिवाइड करें तो उसमें फैट्स एंड ऑयल्स का एक फूड ग्रुप आता है, एक शुगर एंड अदर कार्बोहाइड्रेट फूड ग्रुप्स आते हैं, एक कंडिमेंट्स एंड स्पीसीज के फूड ग्रुप्स आते हैं। ठीक है, तो ये एक अलग फूड ग्रुप्स हो गए। फैट एंड ऑयल्स में जितने भी फैटी एसिड से रिलेटेड जितने भी अभी हमने एलिमेंट्स को पढ़ा वो इसके अंतर्गत आएंगे। साथ में जो विटामिन ए और विटामिन डी से रिलेटेड ग्रुप्स होंगे तो वो इसके अंतर्गत आएंगे, जो कि हमने विटामिन में पढ़ा था कि विटामिन ए के अंदर कौन चीजें आती हैं, विटामिन ई के अंतर्गत कौन सी चीजें आती हैं, वो सारे फूड ग्रुप्स फैट्स एंड ऑयल्स के फूड ग्रुप में आएंगे। शुगर एंड अदर कार्बोहाइड्रेट फूड्स, तो इसमें जितने भी पल्सेस हमने पढ़ी, ठीक है, शुगर से रिलेटेड जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो सब इसमें आएंगे। और ये फूड ग्रुप क्या है, प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। ये सब चीजें हमने पढ़ ली, बस अब उठा करके क्या है ग्रुप वाइज डिवाइड करना है, इसके अलावा और कुछ है नहीं। कंडिमेंट्स एंड स्पीसीज में क्या आएंगे, जो कि पार्ट ऑफ न्यूट्रिशंस डायरेक्टली नहीं होते, एसेंशियल पार्ट नहीं होते हैं न्यूट्रिशंस के। वो क्या करते हैं, उस फूड को की कुछ क्वालिटीज को इन्हांस कर देते हैं। ठीक है, अगर उनको जैसे उत्प्रेरक का काम करते हैं उस तरह से इसको हम देख सकते हैं। ठीक है, जैसे टर्मरिक है, जिंजर है, गार्लिक है,
ठीक है, क्यूमेन है, क्लोव्स है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट्स इसमें बहुत ज्यादा होता है, तो ये इसलिए इनको अलग कंडीमेंट्स एंड स्पीसीज के ग्रुप में रखा गया है। अब देखिए अलग अलग जो हमारी डाइटरी गाइडलाइंस हैं उनके अलावा उनके द्वारा अलग अलग तरह के फूड ग्रुप्स बनाए गए हैं। यहाँ पे देखिए नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन फूड और एक उन्होंने एक अपना ग्रुप बनाया है, सीरियल्स, माइटस एंड पल्सेस का, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स का, मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट का, ठीक है, ऑयल्स एंड फैट्स एंड नट्स का, ये इन्होंने चार चार ग्रुप उसके बनाए हैं। तो इसके कई तरह से फूड ग्रुप को डिवाइड किया जा सकता है अकॉर्डिंग टू उनके फंक्शन के आधार पे, उनके शेप के आधार पे, ठीक है, उनमें जो मिनरल्स प्रोटीन्स पाए जाते हैं उनके आधार पे, ठीक है, किसी को कार्बोहाइड्रेट एनर्जी के आधार पे भी कर सकते हैं कि एनर्जी किसमें कितनी मिलती है, उस आधार पे फ्रूट ग्रुप्स को हम डिवाइड कर सकते हैं। अब यहाँ पे है फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ फूड। हम फूड को फंक्शन अगर उसके कार्य के आधार पे डिवाइड करें तो किस तरह से कितने तरह से कर सकते हैं। तो एक तो एनर्जी देने वाले जो एनर्जी दे रहे हैं शरीर को, ठीक है, हमारे शरीर को सबसे ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो कौन कौन से फूड ग्रुप हैं जो हमारे शरीर को डायरेक्ट एनर्जी दे रहे हैं, उनके आधार पे हम एक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। एक क्लासिफिकेशन कर सकते हैं जो हमारे शरीर को बनाने का काम कर रहे हैं, हमारे शरीर की जो फॉर्मेशन होता रहता है, जैसे कि कैल्शियम का कैल्सिफिकेशन की प्रोसेस होती रहती है, उनमें हेल्प करते हैं, मसल डेवलपमेंट का काम करते हैं, सेल्स को डेवलपमेंट का काम करते हैं, ठीक है, तो वो एक बॉडी बिल्डिंग फूड्स के तरह से उनको कहा जा सकता है। नेक्स्ट जो है वो प्रोटेक्टिव फूड्स के रूप में हो सकते हैं। वो कौन से फूड होंगे जो हमारे शरीर को प्रोटेक्ट कर रहे होंगे, ठीक है, फॉरेन पार्टिकल्स जितने भी आ रहे हैं, बैक्टीरिया है या फिर कोई भी तरह का वायरस है, वो सब जो आ रहे होंगे उनसे जो हमारे शरीर को बचा रहे होंगे, जिनसे हमारी एंटीबॉडीज ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहे होंगे, एंटीजेंस ज्यादा बन रहे होंगे, इम्यून सिस्टम को हेल्प कर रहे होंगे, वो प्रोटेक्टिव फूड्स के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, तो हमें देख लेते हैं जो हमारे एनर्जी प्रोवाइड करने वाले, एनर्जी बिल्डिंग का काम जो करते हैं वो फूड्स कौन कौन से हैं। तो वो जिनमें कार्बोहाइड्रेट और फैट रिच मात्रा में पाया जाता होगा, जो कि हम पहले सब कुछ पढ़ चुके हैं, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किन में पाया जाता है, फैट किन में पाया जाता है, तो वो सारी चीजें कार्बोहाइड्रेट और फैट वाली हमारी इस फूड ग्रुप के अंतर्गत आएंगे। सीरियल्स हो गए, रूट्स हो गए, ठीक है, ट्यूबर्स रूट्स जो हमारे पाए जाते हैं, ड्राई फ्रूट्स हो गए, शुगर एंड फैट्स, ये सब चीजें इसके अंतर्गत आएगा। बॉडी बिल्डिंग फूड्स में मिल्क हो गया, एग, मीट, फिश रिच इन प्रोटीन, जिनमें भी प्रोटीन की मात्रा अधिक पाई जाती होगी, क्योंकि जब हम प्रोटीन पढ़ रहे थे तो हमने ये पढ़ा था कि जो हमारी मसल्स हैं, मसल्स का डेवलपमेंट मेनली प्रोटीन के थ्रू होता है, ठीक है, मसल्स डेवलप प्रोटीन के थ्रू होती हैं। सबसे ज्यादा रिच मात्रा में जो है वो क्या है, प्रोटीन वहां पे अवेलेबल होती है। तो अभी जहाँ जब प्रोटीन पढ़ा था, जितनी भी चीजों में प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है, जैसे दालों में पाया जाता है, ऑयल सीड्स में पाया जाता है, नट्स में पाया जाता है, लो फैट ऑयल सीड्स में पाया जाता है, ठीक है, फ्रूट्स हो गए, तो इन सब चीजों में जहाँ पे भी प्रोटीन अधिक मात्रा में पाई जाती है, उन फूड्स को अगर इकट्ठा किया जाए तो वो बॉडी बिल्डिंग फूड ग्रुप्स के अंतर्गत आते हैं। प्रोटेक्टिव में से विटामिन, जितने भी विटामिन होते हैं, विटामिन सी मेनली, ठीक है, ये सब विटामिन और मिनरल्स क्या करते हैं, ये हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करते हैं, हमारे इम्यून को और अच्छा बनाते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे भी विटामिन और मिनरल्स की बात आएगी, मेनली विटामिन सी या इस टाइप के विटामिन जो हैं जो हमारे प्रोटेक्शन का काम करती हैं, मिनरल्स हैं, उनकी बात आएगी, वो प्रोटेक्टिव फूड के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, जैसे मिल्क हो गया, एग हो गया, फिश हो गया, लीवर हो गया, हाई बायोलॉजिकल वैल्यूज इसके अंतर्गत पाई जाती हैं। तो ये क्या होता है कि हमारे शरीर को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। इसके अलावा अगर वेजिटेरियंस में देखें तो ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स एंड सम मीडियम बायोलॉजिकल वैल्यू वाले जो फ्रूट्स होते हैं उनके अंतर्गत ये चीजें पाई जाती हैं, ठीक है। जैसे आपके विटामिन सी के जो रिसोर्स के जितने भी फ्रूट्स होंगे वो हमारे इम्यून सिस्टम को अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे फूड पिरामिड की। ये क्या होता है, ये एक ट्रायंगुलर डायग्राम होता है,
ठीक है, जो क्या रिप्रेजेंट करता है कि ऑप्टिमल नंबर ऑफ सर्वाइविंग टू बी ईटेन ईच डे। सर्वाइव करने के लिए एक बात होती ना कि खाने के लिए जी रहे हैं, जीने के लिए खा रहे हैं। ठीक है, तो जो जीने के लिए खाना होता है, एच ईच डे, एक दिन में कितना हमें खाना चाहिए जीने के लिए, वो एक बेसिक स्ट्रक्चर बताता है ट्रायंगुलर शेप में। ठीक है, तो ये स्ट्रक्चर मेनली डिवाइड किया जा सकता है मेल के अकॉर्डिंग, फीमेल के अकॉर्डिंग, प्रेग्नेंट लेडी के अकॉर्डिंग, चाइल्ड के अकॉर्डिंग। ठीक है, एडल्ट के अकॉर्डिंग, जो ओल्ड एज हो गए उनके अकॉर्डिंग ये डिवाइडेशंस होता रहता है। तो ये जो पिरामिड है इसको बनाया गया है डब्ल्यू के द्वारा। ठीक है, फूड एसोसिएशन ऑर्गेनाइजेशन एंड डब्ल्यू के द्वारा, स्वीडन में 1974 में। ये आ सकता है, ये क्वेश्चंस थोड़े से कॉन्शियसली इन चीजों को पढ़ लीजिएगा, जिसमें कि क्या है, अलग अलग तरह के फूड ग्रुप्स को रखा गया है एक पिरामिड की शेप में। ठीक है, और ये फूड फूड ग्रुप एक क्या है, हेल्दी पर्सन के लिए है। अकॉर्डिंग टू डाइट, अकॉर्डिंग टू डिजीज, ये चीजें चेंज होती रहती हैं। एक हेल्दी पर्सन के लिए कितना व्यक्ति एक दिन में किस मात्रा में किस चीज को ले, उसके अकॉर्डिंग ये बनाया गया है। एक एडल्ट मैन को कितना खाना चाहिए, यहाँ पे हम ज्यादा फूड ग्रुप की बात नहीं करेंगे, मैन और वुमेन की, और थोड़ी सी उसमें जो अ, चीजें आएंगी एक्स्ट्रा, जैसे अगर वुमेन्स की बात कर रहे हैं तो उसमें एक कंडीशन प्रेग्नेंट वुमेन्स की आती है जिसमें हमें डाइट का मेनली ध्यान रखना पड़ता है, तो उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो इसमें देखिए चीजें हैं कि कितनी मात्रा में लेनी चाहिए, अगर आप किस तरह से ले रहे हो। जैसे अगर फैट एंड ऑयल है उसको एक बार में इनटेक नहीं करना चाहिए, क्योंकि उसका डाइजेशन प्रोसेस अलग होता है। उसके डाइजेशन, हमने जब फैट्स में पढ़ा था तो उसका डाइजेशन बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड होता है, टाइम लगता है। तो 5 ग्राम इंटू 5 टाइम्स अकॉर्डिंग टू दिस पिरामिड, अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू और FAO। ठीक है, इनके अकॉर्डिंग 5 बार में अगर आप फैट ले रहे हैं तो 5 टाइम्स में लें, थोड़ा थोड़ा करके लें, 5-5 ग्राम को। शुगर का इंटेक भी सेम वैसे ही करें, 5 ग्राम शुगर 5 बार लें। ठीक है, तो इस तरह से 25 ग्राम फैट और 25 ग्राम शुगर पर डे एक एडल्ट पर्सन को लेना चाहिए। सेम मिल्क प्रोडक्ट एंड मिल्क को 100 ग्राम 3 टाइम्स। ठीक है, तो 300 ग्राम मिल्क या मिल्क प्रोडक्ट एक बार में, एक दिन में लिया जा सकता है। ठीक है, पल्सेस वेज हैं अगर तो 30 ग्राम 2 टाइम्स में, और नॉन वेज हैं तो 30 ग्राम 1 टाइम्स में इंटेक कर सकते हैं। वेजिटेबल्स 100 ग्राम इंटू 3 टाइम्स। ठीक है, 3 टाइम्स में मतलब 300 ग्राम वेजिटेबल्स इंटेक करना चाहिए। फ्रूट्स है वो 100 ग्राम इंटू 1 टाइम। तो ये एक नीचे जो है वो जो पल्सेस लेते हैं हम या फिर जो अनाज लेते हैं उनका दिया गया है 30 ग्राम इंटू 12 टाइम्स। ठीक है, तो ये इन्होंने क्या है, एक व्यवहारिक चीजें नहीं देखी हैं। अब कोई 12 बार खाना नहीं खाया गया, 5 बार जाके ऑयली चीजें अलग से नहीं लेगा, ये चीजें एक साथ ही ली जाएंगी। तो क्या है, इन्होंने इस तरह से देखा है कि किसका मेटाबॉलिज्म किस तरह से होता है। ठीक है, अगर हम जो सीरियल्स या मेलेटिस हैं इनको हम 12 टाइम में 30-30 ग्राम लेंगे तो उनका मेटाबॉलिज्म बहुत अच्छे से होता है, उनका चयापचय बहुत अच्छे से हो रहा है, उनका अवशोषण जो है वो अच्छे से हो रहा है। ठीक है, तो ये इस तरह से उन्होंने इस पिरामिड्स को बनाया है। ठीक है, इसी तरह से एडल्ट वुमेन के लिए बनाया है, और जो चेंजेस किए हैं वो एक्स्ट्रा प्रोटीन्स और एक्स्ट्रा चीजें एडल्ट वुमेन में लेकिन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किया है। तो वो प्रेग्नेंट लेडीज को जो है वो प्रोटीन्स एक्स्ट्रा देनी चाहिए। और अगर इसी में जो लैक्टेनिंग वुमेन्स हैं जो मिल्क फीड करा रही हैं, उनमें हम चीजों की मात्रा बढ़ जाती है, जिसमें मेनली क्या है कि प्रोटीन है और साथ में मिल्क प्रोडक्ट्स हैं, इनकी मात्रा को ज्यादा बढ़ाना रहता है। ठीक है,
तो अब इनमें भी अगर आप कभी डाइट चार्ट बनाएं तो कब से वो फीडिंग करा रही हैं, कितने महीनों से, देखिए दो लगभग कभी कभी 6 मंथ तक फीडिंग कराते हैं, कुछ लोग 1 ईयर तक फीडिंग कराते हैं, कुछ लोग और भी ज्यादा फीडिंग कराते हैं। तो वो ध्यान रखे कि कितना टाइम ड्यूरेशन हुआ है, उसके अकॉर्डिंग इसको सेट किया जाता है। ठीक है। उसके अलावा जो वुमेन्स एडल्ट हो गई हैं उनके लिए भी क्या होता है, जो सीरियल्स एंड मिलेटस है उनको रिड्यूस कर दिया जाता है, फ्रूट्स को इनटेक बढ़ा दिया जाता है। अदरवाइज क्या होता है कि उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स में बहुत सारे चेंजेस होते हैं बिकॉज ऑफ सम फीमेल जो ऑर्गन्स हैं उनमें एक चेंज होने लगते हैं, जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ती है, और बहुत सारी फिजिकल प्रोसेस होती हैं उनमें चेंज होने लगती है, इंटरनल प्रोसेस होती है उनमें चेंजेस होने लगते हैं। तो उनके अकॉर्डिंग क्या होता है, उनके फूड में थोड़े से चेंजेस यहाँ पे किए जाते हैं। ठीक है, तो ये एक नॉर्मली हमने ये देखा कि फूड ग्रुप को कैसे डिवाइड किया जाता है, और जो हमारे शरीर के अकॉर्डिंग कौन से फूड को किसको कब दिया जाता है, तो ये हमने एक फूड ग्रुप के में देखा। अब इसके बाद जो हम नेक्स्ट देखेंगे वो देखेंगे कि किस तरह के फूड में कौन सी चीजों में कितनी मात्रा में क्या पाया जाता है। तो देखिए एक तो बात ये हो गई कि हम उसको अ, पढ़ें एक एक करके, वो तो याद करने वाली चीजें हैं, और बहुत ज्यादा तो नहीं आती पर पूछी जा सकती हैं, तो मैं इसकी आपको पूरी की पूरी टेबल्स प्रोवाइड करा दूंगी। ऑल्सो आपको भी इंटरनेट पे इजीली मिल जाएंगी कि किस में कितनी मात्रा में क्या होता है, और वो याद करने की चीजें रहेंगी, फिर भी एक बार हम इसको क्लास में देख लेंगे, गो थ्रू हो जाएंगे कि किस में कितनी मात्रा में प्रोटीन होती है, विटामिन होती है, वो टेबल्स बस हमें देखनी है। तो यहाँ पे हमारा लेक्चर समाप्त होता है। अगर किसी का क्वेश्चन है इससे रिलेटेड तो आप पूछ लीजिए।